दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है डॉक्टर वायरस। ये सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। हमारे चारों तरफ के वातावरण में फैले रहते हैं इस दुनिया के सबसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु एवं विषाणु यानी वायरस। मानव के लिए भेद घातक इन जीवों के बस में रहती है मनुष्यों की जान। पर ये वायरस जिसके बस में रहते हैं उस माँ खतरनाक शख्सियत का नाम है डॉक्टर वायरस। अपनी हार मानकर मेरी वायरल फौज में शामिल हो जा ध्रुव, वरना मेरे वायरल मैन तेरे चीथड़े करके ही दम देंगे। ध्रुव का सिर चाहे कट जाए पर वह शैतान के सामने कभी नहीं झुकेगा। जीत आखिरकार सत्य और न्याय की ही होगी। कुल्लू की बर्फीली वादियों में से एक सड़क सांप की तरह बल खाती हुई बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियों की तरफ बढ़ती है। सेना के कब्जे वाली यह सड़क कई सैन्य चौकियों को पार करती हुई एक गुप्त इमारत पर जाकर खत्म हो जाती है। यह इमारत वास्तव में एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है जिसमें डॉक्टर वर्गीस जैसा प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक एक अत्यंत गुप्त प्रयोग कर रहा है। वेलकम जनरल, तुम एकदम ठीक समय पर आए हो। मैं अपने प्रयोग के अंतिम चरण में ही था। ओह माय गॉड, यह कैसा पेड़ है डॉक्टर? यह मेरी 2 साल की मेहनत का नतीजा जनरल। इस दुनिया में 2 तरह की जिंदा प्रजातियां होती हैं, एक पशुओं की यानी हमारी, और दूसरी पौधों की। यह पेड़ इन दोनों प्रजातियों का मिला जुला रूप है। इसकी आकृति पेड़ जैसी जरूर है, पर यह पशुओं की तरह चल फिर सकता है और अपना खाना पानी खुद ढूंढ सकता है। और इसमें एक टैंक की सी शक्ति है। कमाल है, मुझे तो देखकर भी यकीन नहीं हो रहा है। जरा सोचो जनरल, इन वृक्ष पशुओं की तैनाती से हमारे देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हो जाएंगी और हमारे कई सैनिकों की बहुमूल्य जानें भी बचेंगी। वाह, पर तुमने इसको तैयार कैसे किया है? इस स्पेशल बीटा वायरस से कोई भी पौधा मेरे बीटा वायरस पर पलकर वृक्ष पशु बन सकता है, पर इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा डॉक्टर? इसके तने रूपी छाती के अंदर लगे इस कंप्यूटर चिप से। यह चिप्स आदेश को ग्रहण करता है और वृक्ष पशु उसी आदेश के अनुसार काम करता है। वेरी गुड। पर अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि इस वायरस का मानवों पर क्या असर होता है। चाहता तो मैं भी यही था, पर इस प्रयोग के लिए आदमी कहाँ से आएगा? उसके लिए तुम जो हो डॉक्टर वर्गीस। कि क्या मतलब है तुम्हारा जनरल? डॉक्टर वायरस, तुम यहाँ पर? हाँ मूर्ख, असली जनरल इस वक्त मेरी जेब में बेहोश पड़ा है। पर डॉक्टर वायरस और घबरा, डर से थर थर कांप वर्गीस। मैं वही डॉक्टर वायरस हूँ जो तुम सारे जीव विज्ञानियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। और इसी कारण मैंने किसी सरकार के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करना ज्यादा पसंद किया। फिस, मैं सिर्फ एक ही वैज्ञानिक को अपने बराबर का मानता था और वह वैज्ञानिक तुम थे वर्गीस। इसलिए जब मुझे यह खबर मिली कि तुम 2 साल से इस प्रयोगशाला में काम कर रहे हो, तो मैं तुरंत समझ गया कि तुम्हारी खोज कुछ अद्भुत होगी। इस बीटा वायरस के लिए शुक्रिया वर्गीस। तुम बहुत अच्छे आदमी थे। मुझे पूरा भरोसा है कि मरकर तुम सीधे स्वर्ग ही जाओगे। प्रणाम। डॉक्टर वायरस की उंगली रिमोट कंट्रोल के बटन पर दबी। एक तेज धमाका हुआ और हजारों टन बर्फ ने प्रयोगशाला को अपने आगोश में लेकर उसका नामो निशान मिटा दिया। व्यूम। एक खतरनाक घटनाक्रम शुरू हो चुका था। अगले दिन के अखबारों में सिर्फ एक छोटी सी खबर छपी थी। सैन्य अधिकारियों ने गुप्त प्रयोगशाला की खबर को छिपाना ही ज्यादा ठीक समझा था। बर्फ धंसने से वैज्ञानिक की मृत्यु, तनाव बर्फ में लाश ढूंढना संभव। पर सच्चाई सिर्फ डॉक्टर वारिस जानता था। और कुछ महीने बाद किसी को इस घटना की याद तक नहीं थी। बस रहने दीजिए मैनेजर साहब, शाम के 6:30 बज चुके हैं, बाकी काम कल खत्म कर लेंगे। नहीं जरूर, सिर्फ 1-2 पेपर और बचे हैं, इनको भी निपटा दे ही देते हैं। पर तुमने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया ध्रुव। मैं तो समझता था कि तुम किस सिर्फ मार दाड़ में एक्सपर्ट हो, पर तुम तो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो। तुमने जिस तरह से जुपिटर सर्कस के बीमे से मिले 50 लाख रुपयों को इतने ही दिनों में कई गुना बढ़ा लिया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ पापा की सलाह का छनाक। अगर पलक भी झपकाए तो खोपड़ी में कई छेद कर दूंगा। डकैती?
मैनेजर का हाथ अलार्म बटन की तरफ बढ़ा और मशीन गन तड़तड़ा उठी। तड़ तड़ तड़, बाहर चलो। हालांकि इस वक्त बैंक में कर्मचारियों की संख्या काफी कम है, पर इस वक्त कोई भी हरकत दिखाने का अर्थ इनकी जान से खेलना है। मुझे सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा। ओहो, तो कमांडो ध्रुव भी यहाँ पर मौजूद है। वेरी गुड थ्री, तुमने इसको तुरंत कब्जे में लेकर बहुत अच्छा किया। पर मैं अभी भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। इन सबको स्ट्रांग रूम में बंद कर दो। सभी कर्मचारी राइफलों के साए में स्ट्रांग रूम के अंदर घुसने लगे। मैं अपनी चाल जरा धीमी कर लूं ताकि इस भीड़ में मैं सबसे आखिरी में मैं ही रहूं। अब सभी लोग स्ट्रांग रूम के अंदर सुरक्षित हैं, पर मेरा इसके अंदर जाने का कोई इरादा नहीं है। मैनेजर साहब, स्ट्रांग रूम को अंदर से बंद कर लीजिए। कुछ पलों तक कोई लुटेरा कुछ नहीं कर सका। गोलियां चलने पर उनके अपने साथी की जान भी जा सकती थी, और जब तक गोलियां चलाने का मौका आ पाता, तर ध्रुव अपना स्थान छोड़ चुका था। ओह, पता नहीं बैंकों में इतना बड़ा हॉल क्यों बनाते हैं, कहीं छिपने तक की जगह नहीं है। इन गोलियों से बचने के लिए किसी ढाल का इंतजाम करना पड़ेगा। टेट टेट टेट। और इसके लिए यह कैश बॉक्स एकदम उपयुक्त चीज है। पड़ाक तड़ाक। कैश बॉक्स के मोटे स्टील से टकराकर गोलियां इधर उधर छितराने लगी। ठक ठक। इससे पहले कि लुटेरे अपनी पोजीशन बदलकर फायरिंग करते, ध्रुव तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। तड़ तड़ तड़, और बंदूकों की नलियां गैस कैश बॉक्स में कैद हो गई। फटाक। और ध्रुव के भीषण घुसे दोनों के जबड़ों से आ टकराए। डिशुम, तोड़, धड़ाम। आखिरी डकैत समझ गया था कि वह ध्रुव से अकेला नींद नहीं पड़ सकता। हेलो नंबर वन हियर, डॉक्टर वायरस। यहाँ पर ध्रुव मौजूद है, हमको मदद चाहिए। मेरा नाम मतलब मूर्ख, मदद तो बैंक के बाहर गाड़ी में मौजूद है, मैं उसका आदेश देता हूँ। ओह डिशुम। चौथा लुटेरा भी एक ही बार में धराशायी हो गया, और ध्रुव ने लपक कर फोन उठा लिया। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, ध्रुव हियर। मैं मेट्रो बैंक से बोल रहा हूँ। यस, यहाँ पर डकैती का प्रयास किया गया था। 4 लुटेरे थे, चारों फिलहाल बेहोश पड़े हैं। अब बैंक के ऑटोमेटिक दरवाजे भी बंद है। अब मैं कर्मचारी को स्ट्रांग रूम से बाहर निकालने जा। ध्रुव की आवाज एक तेज कड़कड़ाहट में गुम हो गई। कड़ कड़ कड़। बैंक के स्टील के दरवाजे जमीन पर आ गिरे थे, और उसमें से बैंक के अंदर प्रविष्ट हो रही थी एक अजीबोगरीब और भयानक आकृति। यह क्या चीज है? देखने में तो मनुष्य लगता है और नहीं भी। पहला बार ध्रुव को ही करना था, पर इस बार का कुछ असर होगा इसका भरोसा ध्रुव को खुद भी नहीं था। थड़क। और अगले पल ध्रुव को अपना जबड़ा टूटता हुआ सा महसूस हुआ। धड़ाक। आह, पूरा जबड़ा हिल गया। अब क्या करूं? आसपास बचाव की कोई चीज भी नजर नहीं। यह ऑटोमेटिक राइफल, पर यह मुझे जीवित प्राणी लग रहा है। मैं इस पर गोली चलाना नहीं चाहता। तड़ाक। राइफल को लाठी की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं इसका गला दबाकर दम घोट सकूं, तो इस पर काबू पाया जा सकता है। परंतु पूरी ताकत के बावजूद ध्रुव इस खतरनाक प्राणी की गर्दन को तिल भर भी नहीं दबा पाया, और ध्रुव का शरीर मत्स्य की तरह हवा में उड़ा दिया गया। तड़ाक। ओफ। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। इस शैतान को ऐसे छोड़ देने का मतलब कई निर्दोष जिंदगियों का बलिदान होगा। ध्रुव ने ट्रिगर दबाया। तुर तुर तुर। गोलियों का निशाना पैर थे, पर सभी गोलियां सख्त ऊपरी खाल में ही धंस कर रुक गई। ध्रुव का एक बार और बेकार हो गया था। धड़ाक। औ। यह तो मेरे कुछ कर पाने से पहले मेरी सारी हड्डियां तोड़ डालेगा। ध्रुव का शरीर बैंक में लगे पानी साफ करने वाले यंत्र एक्वाप्योर से आ टकराया। धम। पानी की धार। इसकी आंखों पर यह धार डालने से यह कुछ देर के लिए देख नहीं सकेगा। शायद उतनी देर में मुझे कोई उपाय सूझ सके। आंखें बंद हो जाने से उस प्राणी का पैर जमीन पर गिरे पानी पर आ फिसला। फचाक। फ्र। और उसका जबड़ा एक्वाप्योर से आ टकराया। कड़ाक। पानी में मौजूद जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एक्वाप्योर में लगे अल्ट्रावायलेट यंत्र से किरणें निकलकर उस प्राणी के जबड़े से टकराने लगी। पानी साफ करने का वह यंत्र जो अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा पानी में मौजूद कीटाणुओं को नष्ट करता है। और कुछ देर बाद जब वह प्राणी ध्रुव की पकड़ से छूटकर पलटा,
पर तो उसके चेहरे पर मानवीय खाल साफ नजर आ रही थी। सड़क। यह क्या? इसकी ठोड़ी पर से लाल खाल कैसे गायब होगी? कुछ भी हो, अब यही जगह मेरे हमले का निशाना होगी। और एक भीषण वार से कड़ोम, उस प्राणी का शरीर जमीन पर आ गिरा। डॉक्टर वारिस के साथ ध्रुव का टकराव शुरू हो चुका था। अब इसको अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। पिटाई भी मुझे करनी पड़ती है और अस्पताल भी मुझे पहुंचाना पड़ता है। और फिर ये आखिर चीज क्या डॉक्टर साहब? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा ध्रुव। मैंने अभी इसके खून की जांच की थी। इस जांच में मुझे एक रहस्यमय वायरस का पता चला है। मुझे यकीन है कि इसकी इस हालत का कारण वही वायरस ही है। इसे तुमसे लड़ते समय एक्वाप्योर से निकलती अल्ट्रावायलेट किरणों ने इसके जबड़े पर के वायरसों को नष्ट कर दिया होगा। और उस स्थान से वायरसों के नष्ट होते ही इसकी खाल फिर से मानव जैसी हो गई होगी। बात तो समझ में आती है। मैंने भी पढ़ा कि अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें कई प्रकार के जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट कर देती है। पर ऐसा कौन नीच हो सकता है जो अच्छे भले इंसान को ऐसी भयानक स्थिति में पहुंचा दे? यह तो वही बता सकता है, पर इस वक्त यह कोमा यानी गहरी बेहोशी में पड़ा है। हमको इसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। और तब तक कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इस घटना से मुझे एक भयंकर खतरे की बू आ रही है। खतरा ध्रुव के अनुमान से कहीं ज्यादा भयानक था। चेतकी पकड़ा गया? यह क्या बक रहे हो? यह संभव है? उसको पकड़ा आखिर किसने? ध्रुव ने। मैं यानी डॉक्टर वायरस इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव वैज्ञानिक हूँ। मैंने अपनी लेबोरेटरी में कई तरह के जीवाणु और विषाणुओं को डेवलप किया है। और इन विषाणुओं के संतुलित मात्रा के इंजेक्शन लगा लगाकर मैंने अपने लिए एक शक्तिशाली और खतरनाक वायरल मैनों की एक फौज तैयार कर ली है। और मेरी उसी फौज के एक भयानक वायरल मैन चेचकी को एक मामूली से छोकरे ने पकड़ लिया। और साथ ही साथ मेरा बैंक लूटने का प्लान भी बेकार हो गया। मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए और तुरंत चाहिए, वरना मेरी सारी योजना ठप हो जाएगी। अभी मुझको अपनी लेबोरेटरी में बीटा वायरस का उत्पादन करने के लिए ढेर सारा रुपया चाहिए। वर्गीस वाला बीटा वायरस तो प्रयोग करने में ही खत्म हो चुका है। और एन वक्त पर यह मूर्ख चेचकी जोरों से पिट गया। अगर चेचकी होश में आ गया तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अब चेचकी होश में नहीं आना चाहिए, उसको खत्म कर दो। और उसके बाद द्रोह को रास्ते से हटाने का तरीका सोचो। पर डॉक्टर वारिस को यह पता नहीं था कि नेशनल फॉरेस्ट जैसी सुनसान जगह पर बनी उसकी प्रयोगशाला को एक जोड़ी सुर्ख आंखें बड़े ध्यान से देख रही थी। और फिर राजनगर हॉस्पिटल में उस प्राण की क्या हालत है डॉक्टर? मैं 2 घंटे पहले उसको देखने गया था ध्रुव। तब तक वह बेहोश था। तुम जाकर एक चक्कर लगाओ। और इसी वक्त चेचकी के रूम के बाहर। यह काम मुझे सबसे खराब लगता है राम सिंह। बस गधों की तरह पहरा देते रहो। तेरा क्या ख्याल है? बोलता क्यों नहीं यार? 32। वह प्राणी 40 नंबर में है, आगे वाले मोड़ से दाहिने। और बेहोश और बेहोश चेचकी के कमरे में एक रोंगटे खड़े खड़े कर देने वाली आकृति घुस रही थी। मोड़ से मुड़ते ध्रुव को खतरे का सिग्नल सामने नजर आ गया। कमरे के अंदर एक लिजा हाथ चेचकी का ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसकी नाक और मुंह को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। और जब तक ध्रुव कमरे के दरवाजे पर आता, चेची का शरीर उसकी धड़कन खामोश हो चुकी थी। ओह, एक और भयंकर प्रणयी। क्या अंदर का कोई दरवाजा खुला रह गया है? पर यह जो कोई भी है, इसने इस बेहोश प्राणी को खत्म कर दिया। पर क्यों? अब वह घृणित आकृति वापस दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। कोडक के रास्ते से हट जा छोकरे। कोडक नाम तो पट्टे पर फिट बैठ रहा है, पर मैं इसको जाने नहीं दे सकता। वरना मुझे वरना फिर मुझे इस षड्यंत्र की जड़ तक कौन पहुंचाएगा? ध्रुव की बंधी मुट्ठी कोडक की तरफ लपकी। दच। और ध्रुव को अपना हाथ किसी मोटे गद्दे में दस्ता हुआ सा महसूस हुआ। तो तू कोडक से लड़ना चाहता लड़के? ले, मैं तेरी इच्छा पूरी किए देता हूँ। ध्रुव की चकित आंखों के सामने कोडक के हाथ ने रबर बैंड की तरह लंबा होकर ध्रुव के शरीर को अपनी कुंडली में कैद कर लिया। और एक झटके से ध्रुव का शरीर लट्टू की तरह घूमता हुआ दरवाजे से बाहर आ गिरा। साए।
यह तो उस लाल राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक जीव लग रहा है। मुझे तो लगता है इससे पहले कि मैं इसके जरिए इसके बॉस तक पहुंच सकूं, यह मुझे अपने जरिए भगवान तक पहुंचा देगा। इधर एक जिंदगी और मौत का संघर्ष चल रहा था, दौड़ाओ। और दूसरी तरफ डॉक्टर वारिस की लेबोरेटरी में अट्ठास गूंज रहा था। हा हा हा, बन गया। मैंने वर्गीस वाले बीटा वायरस को अपनी लैब में डेवलप कर लिया है, पर मेरा बनाया वायरस उससे भी कहीं अधिक असरदार है। अब मुझे रोकने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। हा हा हा। परंतु डॉक्टर वायरस को रोकने वाला दूर नहीं बल्कि बहुत पास में था, और वह था पृथ्वी पर मौजूद हर तरह के पेड़ पौधों का राजा, वन पुत्र, जो काफी देर से डॉक्टर वायरस की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। कमाल है, ऐसे वृक्ष तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आखिर यह किस प्रजाति का वृक्ष है? शायद मेरे प्रश्न का उत्तर यह वृक्ष ही मुझे दे दे। वन पुत्र ने तने पर अपने हाथ को एक खास तरीके से रगड़ा, सड़क, और पेड़ में एक संदेश प्रेषित होने लगा। लेकिन वन पुत्र यह नहीं जानता था कि इन पेड़ों को प्रकृति ने नहीं बल्कि भी बीटा वायरस ने उगाया है, और वे उसकी भाषा को नहीं समझ रहे हैं। टिक टक टोक। वन पुत्र के संदेश देते ही वृक्ष पशु के अंदर फिट ऑटोमेटिक अटैक सिस्टम चालू हो गया, और वृक्ष की शाखा रूपी बाहु ने वन पुत्र को जकड़ लिया। पी पी। और डेंजर सिग्नल लेबोरेटरी के अंदर तक पहुंचने लगे। पी पी। अरे यह तो खतरे के सिग्नल है, यानी किसी ने मेरे पेड़ों के साथ छेड़छाड़ की है। और बार, वाह वाह, मेरा ऑटोमेटिक अटैक सिस्टम बिल्कुल स्ट्रिक्ट काम कर रहा है। इसकी तो टेस्टिंग हो गई। अब मैं इस बीटा वायरस की टेस्टिंग एक इंसान पर करना चाहता था, और शैतान ने ग्राहक को खुद ब खुद मेरे पास भेज दिया। वन पुत्र की फैली आंखों के सामने एक चमकती सुई उसके शरीर की तरफ बढ़ रही थी, और वह असहाय था। और इसी दौरान एक भीषण संघर्ष और भी जोर पकड़ रहा था। दप। इसको ढके गद्देदार शरीर पर तो मेरे जोरदार से जोरदार वारों का कोई भी असर नहीं हो रहा है, और यह एक ही गुस्से में मुझे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दे रहा है। तड़ाक। रेडियोथेरेपी कक्ष, जहां पर रोगियों का इलाज रेडियो विकिरणों द्वारा किया जाता है। यह कोडक भी मुझे किसी वायरस का शिकार लग रहा है, यानी विकिरणों के द्वारा अगर इसके शरीर के वायरसों को नष्ट कर दिया जाए तो यह अपने असली रूप में आ जाएगा, और तब इस पर काबू पाना एक मामूली बात होगी। धड़ाक। ध्रुव के अचानक और ताबड़तोड़ हमले से कोडक भौचक्का रह गया। दौड़। और ध्रुव को उसे ठीक जगह पर पटकने का मौका मिल गया। तड़ाम। शिकंजे कस गए, और कोडक का शरीर मशीन के अंदर जा घुसा। मशीन के चालू होते दृश्य विकिरणों की किरणें कोडक के शरीर पर बरसने लगी, और कोडक का शरीर तड़फड़ाने लगा। क्लिक, या औ, ग्रर। रेडियो विकिरणों का असर हो रहा था, पर तभी तड़पते कोडक का हाथ रबर की तरह खींचकर लंबा होने लगा, और मशीन को पावर पहुंचाने वाले बिजली के तार टूटकर नीचे आ गिरे। चटाक, चिड़चिड़। मशीन एक झटके के साथ रुक गई। अगले पल कोडक का गद्देदार शरीर दबकर बंधनों से बाहर फिसल आया। कोडक ने अपना भागने का इरादा बदल दिया था। स्नॉक, तड़ाक। अब उसका पूरा ध्यान ध्रुव को अपने रास्ते से हटाने में लग गया था, और ध्रुव उसके अमानवीय शिकंजे में असहाय था। उसका मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरे के गर्त में गिरने लगा। जिंदगी और मौत में सिर्फ एक सांस की दूरी रह गई थी। सलाख। कि तभी अस्पताल के बगल में बह रही नहर में एक तेज हलचल ने कोडक का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कुछ समझ पाने से पहले कोडक ने अपने लीजे लीजे शरीर को हवा में उड़ता हुआ पाया। धड़ाक। नहर से निकला हुआ अजीबोगरीब बर्फ मानव कम से कम कोडक का दोस्त तो नहीं था। नहर से निकलकर एक रहस्यमय आकृति कोडक और ध्रुव की तरफ बढ़ रही थी। कोडक खुद भी इस बर्फ मानव के एकाक आ जाने से चकित था, पर इस वक्त वह किसी से भी लड़ने को तैयार था। लेकिन उसका बर्फ मानव की शक्तियों का कतई अंदाज नहीं था। यह मानवीय फुर्ती से बर्फ मानव ने कोडक के दोनों हाथों को पकड़ लिया, और कोडक के पूरे शरीर में एक तेज ठंडी लहर दौड़ गई। उसका पूरा बदन पलक झपकते सर्द हो गया। अपनी सारी शक्ति उसको खत्म होती सी महसूस हुई।
कुछ ही पलों में कोडक अपने होशोहवास खो चुका था और ध्रुव के होश का वापस आ रहे थे। ध्रुव ने बर्फ मानव को अपनी तरफ मुड़ते हुए देखा और तभी शोर होने लगा। अस्पताल की तरफ से भागते हुए कई लोग घटना स्थल की तरफ आ रहे थे। बर्फ मानव पल भर के लिए ठिठका, छपाक और फिर उसने नहर में छलांग लगा दी। एक और अजीबोगरीब प्राणी। ये आखिर था क्या? कोडक का दुश्मन या फिर मेरा दुश्मन? बर्फ मानव किसका आदमी था यह तो किसी को भी मालूम नहीं था, पर कोडक की मदद के लिए डॉक्टर वारिस का एक और आदमी अस्पताल के बाहर मौजूद था। और इस अफरा तफरी में किसी ने भी उसको अस्पताल से बाहर जाते नहीं देखा। उस आदमी की मंजिल थी नेशनल नेशनल फॉरेस्ट के छोर पर बनी डॉक्टर वारिस की प्रयोगशाला, जहां पर वन पुत्र एक भयंकर खतरे का सामना कर रहा था। एक सुई वन पुत्र की तरफ बढ़ रही थी और वन पुत्र को आभास हो रहा था कि यह सुई बंदूक से भी अधिक खतरनाक है। अपने अपनी पूरी जंगली शक्ति का इस्तेमाल किया और उसका एक पैर वृक्ष पशु के शिकंजे से आजाद हो गया। अगले ही पल डॉक्टर वायरस पर एक भरपूर लात आ पड़ी। धड़ाक, कड़क। इंजेक्शन के टुकड़े टुकड़े हो गए। डॉक्टर वायरस क्रोध से पागल हो उठा। ठहरो, गोली मत चलाना। इसके टुकड़े टुकड़े तो मेरा पालतू वृक्ष पशु करेगा। इसी बहाने इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। वृक्ष पशु अटैक। आदेश मिलते वृक्ष पशु के शाखा रूपी हाथ वन पुत्र के शरीर को दो विपरीत दिशाओं में खींचने लगे। वृक्ष पशु की शक्ति के सामने वन पुत्र की ताकत मामूली थी, परंतु इससे पहले कि वन पुत्र के शरीर को वृक्ष पशु चीर डालता, याऊ, वन पुत्र के चीख मुंह से एक अजीब से चीख निकली और अगले ही पल डॉक्टर वारिस ने अपनी जिंदगी का सबसे आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वन पुत्र की एक ही पुकार पर जंगल के छोर पर लगा यूकेलिप्टस का एक पेड़ तेजी से नीचे झुका और उसकी शाखाओं ने वृक्ष पशु के तने को कसकर जकड़ लिया। एक तेज झटके से वृक्ष पशु की जड़ें जमीन से बाहर आ गई। वन पुत्र वृक्ष पशु के चंगुल से बचकर दूर जा गिरा और वृक्ष पशु को अपनी असीमित ताकत दिखाने का मौका मिल गया। कड़क, 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 कड़क। पर इसके बाद भी यूकेलिप्टस की शाखाओं ने वृक्ष पशु के शरीर को नहीं छोड़ा। कड़क। अब आश्चर्यचकित होने की बारी वन पुत्र की थी। वृक्ष पशु आजाद हो गया था। जड़ें जमीन से बाहर आ जाने के बावजूद भी वृक्ष पशु खड़ा हुआ था और वह वन पुत्र के टुकड़े करने वाले आदेश को भूला नहीं था। एक खूनी संघर्ष अभी बाकी था। इसके विपरीत राजनगर अस्पताल में फिलहाल शांति थी। तुम्हारा ख्याल एकदम सही था ध्रुव। इसके शरीर में एक अजीब सा जीवाणु मौजूद है जो कोड के जीवाणु से मिलता जुलता है। इसकी यह हालत उसी जीवाणु के कारण है। एक और जीवाणु का शिकार। अब मुझे याद आ रहा डॉक्टर, उन बैंक लुटेरों में से एक लुटेरे ने ट्रांसमीटर पर अपने बॉस को डॉक्टर वारिस के नाम से संबोधित किया था। उस समय मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर अब मुझे यकीन हो गया कि इन प्राणियों के बॉस का नाम डॉक्टर वारिस ही हो सकता है। पर सवाल तो यह है कि उस तक पहुंचा कैसे जाएगा। यह गोल कांटा मुझको कोडक के पैर में धंसा हुआ मिला था। अगर इससे तुमको कोई सूत्र मिल सके तो। यह एक जंगली पेड़ का कांटा है और राजनगर के पास सिर्फ एक ही जंगल है, नेशनल फॉरेस्ट। मुझे मेरे सवालों का जवाब वहीं से मिलेगा। पर नेशनल फॉरेस्ट में कोटक ने की हार की खबर ध्रुव से काफी पहले पहुंच चुकी थी। बर्फ मानव और उसने कोटक पर हमला किया। अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो यह सिर्फ एक ही, पर डॉक्टर वारिस की बात मुंह में ही रह गई क्योंकि उसी पल लेबोरेटरी का एक हिस्सा धराशायी हो गया। धड़ाक। वृक्ष पशु ने एक और पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया था। कड़ाक, सड़क। वन पुत्र इस शक्तिशाली दुश्मन के लिए अपना लड़ाई का तरीका बदलने को मजबूर हो गया। उसने जमीन को थपथपाया और जमीन में लगे असंख्य घासों के तिनकों ने अपनी जड़ों को जमीन के अंदर और गहराई तक बढ़ा दिया और अपनी पकड़ मजबूत हो जाने के बाद घास के तिनकों ने अपना आकार को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया और वृक्ष पशु के शरीर पर चारों तरफ से घासें आ लिपटी। वृक्ष पशु का रंग अलग अलग दिशाओं में खींचने लगा। चिया।
और उसी पल एक गाड़ी तेजी से शहर की तरफ बढ़ी। जल्दी चलो सकूरा, अगर यह ब्रह्मांड वही है जो मैं समझ रहा हूँ, तो सबसे पहले हमको उसे रोकने का इंतजाम करना पड़ेगा। ओह, वह दुष्ट भाग रहा है। इसने मेरे दोस्त पेड़ों को एक विकृत रूप बनाकर इनको बदनाम करने की कोशिश की है। मैं इस दुष्ट को बगैर सबक सिखाए नहीं छोड़ूंगा। वन पुत्र चीते की सी गति से गाड़ी के पीछे लपका। वृक्ष, पशु और घासों की भीषण लड़ाई का अंत देख पाने का समय अब उसके पास नहीं था। चटाक। लेकिन इस लड़ाई को देखने के लिए एक दूसरा दर्शक घटना स्थल की तरफ बढ़ रहा था। नेशनल फॉरेस्ट एकदम शांत और सुनसान स्थान है। डॉक्टर वारिस को अपने अड्डे के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। अगला मोड़ मुड़ते ध्रुव के सारे ख्याल सही साबित हो गए। यह रही एक नई बनी इमारत। देखने से एक अत्याधुनिक लेबोरेटरी लग रही है, पर यह टूट फूट कैसे गई है? जमीन पर एक कार के आने और जाने के निशान बने हुए हैं, और इन निशानों के साथ साथ एक जोड़ी पैरों के निशान भी है। कोई नंगे पैर गाड़ी के पीछे भागता हुआ गया है, पर कौन? ध्रुव तेजी से लेबोरेटरी के पीछे इस विनाश का कारण जानने के लिए लपका। चट कड़कड़। तभी एक धमाके ने ध्रुव की विचारधारा को भंग कर दिया। लेबोरेटरी का एक हिस्सा और ध्वस्त हो गया था। कड़म। और उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत लड़ाई चल रही थी। वृक्ष पशु ने अपनी एक जड़ को लंबा किया, और उसके सारे उसका पूरा शरीर लट्टू की तरह नाचने लगा। घर्र। वृक्ष पशु के शरीर को चारों तरफ से खींचती घासें तेजी से तने पर लिपटने लगी। उनकी जड़ों पर जोर पड़ने लगा, और कुछ ही पलों में लड़ाई का फैसला हो गया। कुछ घास के तिनके जड़ से उखड़ गए, और जो कमजोर थे वे टूट गए। वृक्ष पशु कुछ देर तक भ्रमित सा खड़ा रहा। वह अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन लेकिन आदेश देने वाला वहां पर था ही नहीं। सिर्फ डॉक्टर वारिस की जेब में रखे ट्रांसमीटर से सिग्नल वृक्ष पशु के कंप्यूटर रिसीवर तक पहुंच रहे थे। पी पी। वृक्ष पशु सिग्नलों का पीछा करते हुए राजनगर की तरफ बढ़ चला। यह तो मुझे नहीं मालूम कि यह क्या चीज है, पर मैं इतना जरूर समझ रहा हूं कि यह अगर राजनगर पहुंच गया तो फिर राजनगर की खैर नहीं। ध्रुव वृक्ष पशु की तरफ लपका, और उसका शरीर गोली की तरह वृक्ष पशु के तने से आ टकराया। वृक्ष पशु लड़खड़ाया तो तक नहीं। धड़ाक। बल्कि ध्रुव के जमीन तक वापस पहुंच पाने से पहले ही लकड़ी की एक सख्त शाखा उसके बदन से आ टकराई। धड़ाक। इस भयानक जीव पर मेरे वारों का असर नहीं होगा। इस पर वार करने के लिए मुझे एक भारी हथियार की जरूरत है। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके वृक्ष पशु से विपरीत दिशा में मोड़ दिया। गड़ गड़ गड़। पल भर के लिए वृक्ष पशु को ऐसा लगा मानो ध्रुव से डरकर भाग रहा है। पर कुछ दूर जाकर ध्रुव ने मोटरसाइकिल को वापस मोड़ा। उसका हाथ एक्सीलेटर पर पूरा घूम गया। व्यूम। स्पीडोमीटर की सुई 100 पर थिरकने लगी, और मोटरसाइकिल एक मिसाइल की सी रफ्तार से वृक्ष पशु से आ टकराई। वृक्ष पशु यह वार नहीं झेल पाया। धड़ाक। उसका पूरा शरीर लड़खड़ाकर नीचे आ गिरा। धम। इस भीषण टक्कर से मोटरसाइकिल की टंकी भी टूटकर चूने लगी। पेट्रोल ने बहकर वृक्ष पशु के पूरे तने को भिगो दिया। किस्मत ने ध्रुव को एक अच्छा मौका दे दिया था। उसने एक तेज झटके से मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खींच लिया। एक किक लगते ही स्पार्क प्लग से कई चिंगारियां निकलकर वृक्ष पशु के पेट्रोल से तने पर आ गिरी। चिट चिट चिट। देखते देखते वृक्ष पशु का शरीर शोलों में गिर गया है। ध्रुव ने जीत की खुशी में एक लंबी सांस खींची, पर तभी वृक्ष पशु के माथे से एक लिसे दरों की धारा फूट निकली। हिस। और उसके तने रूपी शरीर पर दौड़ रही आग की लपटें शांत होने लगी। वृक्ष पशु एक बार फिर ध्रुव की तरफ बढ़ा, और इस बार ध्रुव उसके चंगुल में फंस गया। हालांकि मोटरसाइकिल की टक्कर से वृक्ष पशु का तना काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, पर उसकी मानवीय ताकत में कोई कमी नहीं आई थी। और उसको जो वन पुत्र को चीरने का आदेश मिला था, उसका पालन अब वह ध्रुव के शरीर पर कर रहा था।
और राजनगर में स्वर्गीय डॉक्टर वर्गीस के मकान में एक नया घटनाक्रम शुरू हो रहा था। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? तुम दोनों को मिसेज वर्गीस, पर घबराओ मत। हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम्हारे रहने से हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या मतलब? बाहर चलो। कुछ ही मिनटों बाद जब एक कार डॉक्टर वर्गीस के घर से बाहर निकली तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और राजनगर के दूसरे कोने में, अब तो मुझे और भी ज्यादा पैसे की जरूरत है। मुझको अपनी पूरी लेबोरेटरी को फिर से बनवाना पड़ेगा। पर सबसे पहला काम ध्रुव को ठिकाने लगाना है, वरना वह हमारे प्लान में रुकावट डालता ही रहेगा। अब मुझे एक तीर से दो शिकार करने पड़ेंगे। पर डॉक्टर वारिस अगर इसी वक्त ध्रुव की हालत देख सकता तो वह ध्रुव की चिंता करना छोड़ देता, क्योंकि ध्रुव की जिंदगी की कहानी अब खत्म होने ही वाली थी। जिस वृक्ष पशु में यूकेलिप्टिस को जड़ से उखाड़ देने की ताकत थी, उसकी पकड़ से बिना मरे छूट पाना संभव था। ध्रुव खुद भी बचने की उम्मीद छोड़ चुका था कि तभी उसकी आंखों के आगे आशा की एक किरण चमक उठी। यह पतला सा तार कैसा है? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ। ये बड़ी कॉमिक्स है, तो इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे डॉक्टर वायरस पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, डॉक्टर वायरस पार्ट 2।